हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज जो है चैप्टर नंबर हम लोग 9 डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो है क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है, जिसमें से चैप्टर नंबर जो 8 हैं पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 9 चैप्टर जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये फ्रेंड्स आपको डेली जो क्लास है 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है सीटेड दिसंबर के लिए क्लासेस मिल रही हैं। पेपर 2 की हम लोग प्रिपरेशन करते हैं और साथ में 3 बजे जो क्लास होती है उसमें हम लोग पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप डेली मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे जो है ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है, इसके बाद जो है इस संडे को आपको जो है PYQ क्वेश्चन की क्लास मिलने वाली है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है और आपको सीटेड की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है आज का जो मतलब चैप्टर है वो है 9, नए साम्राज्य और राज्य। यानी कि पहले हम लोगों ने देखा था राज्य से साम्राज्य कैसे बने। आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो साम्राज्य थे वो कैसे टूटे, कैसे वो राज्यों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, प्रस्तियाँ क्या थी, समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, पल्लव है, ठीक है, हरिशेण हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको लास्ट तक देखना। समुद्रगुप्त हैं, हर्षवर्धन है, हर्षचरित हैं। तो आज का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के चैप्टर में यही है कि साम्राज्य से राज्य कैसे बना, इसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आज की थ्योरी को अच्छे से समझते हैं प्रॉपर तरीके से। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या बताती हैं प्रस्तियाँ। यानी कि प्रस्तियाँ जो हैं वो भी कुछ बताती होंगी, उनके बारे में समझते हैं। दरअसल जो है अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध जो है राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसका जो है रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हर्षेण द्वारा एक काव्य के रूप में दी गई थी। जो हर्षेण थे वो किसके दरबार के कवि थे? समुद्रगुप्त के। ठीक है, ये ध्यान रखना। यह जो है एक विशेष किस्म का जो है अभिलेख है, जिसे प्रस्ति कहते हैं। यह जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। प्रस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में देखा हुआ था। परंतु जो है गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। जब गुप्त काल आया तो इसका महत्व जो है और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रस्ति, इसके बारे में समझते हैं। इसमें जो कहा गया, कवि ने जो है इसमें राजा की एक योद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में उभर कर जो भरपूर प्रशंसा की। यहाँ तक कि उसे जो है ईश्वर के बराबर बताया गया। प्रस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए। यह जो है वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं, ये ध्यान रखना, हर्षेण कौन से कहाँ कौन मतलब किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हरिसेन जो है 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। इसके बारे में समझते हैं। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे जो है इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, जो इनको है इसमें क्या है, इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब 4 जो हैं नीतियाँ क्या थी वो समझते हैं समुद्रगुप्त की। मानचित्र में जो है हरे रंग का क्षेत्र आयात मतलब आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है, जिन्हें जो है समुद्रगुप्त ने हरा कर उनके राजाओं को अपने साम्राज्य में मिलाया। अगला है सेकंड, इसके बाद जो है दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की जो है राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं। इन सब ने जो है हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने जो है समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, थर्ड है, पड़ोसी देशों का आंतरिक जो है घेरा बैंगनी रंग से जो है रंगा गया है। ये जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, अभी हम लोग देखेंगे जो मानचित्र दिया गया है ये यहाँ पर। ठीक है, बैंगनी रंग से जो है रंगा गया है। इसमें जो है असम, तटीय जो है बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम की कई जो है गढ़ या संघ
आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी जो है आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके जो है दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। 4 है, वह इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः जो है कुषाण तथा शाक वंश के थे। इनमें जो है श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने जो है समुद्रगुप्त की जो है अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। ठीक है, ये जो है 4 पॉइंट थे, 4 जो है समुद्रगुप्त की नीतियां थी। आगे चलते हैं। इलाहाबाद का जो है पुराना नाम उज्जैन और पाटलिपुत्र ढूंढो, ये जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वंशावलियाँ क्या हैं। विक्रम संवत, इसके बारे में समझते हैं। 58 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर जो है विजय के प्रतीक के रूप में जो है इस संवत की स्थापना की तथा जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब बात करते हैं वंशावलियाँ क्या हैं। अधिकांश जो है प्रस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रस्ती भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और जो है माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ जो है कुमार देवी जो है लिच्छविड़ी गढ़ की थी और जो है पिता चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने जो है महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की। उनके जो है दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह जो है आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, क्योंकि हर जो व्यक्ति था वो एक पद पर था, तो इसलिए इसका महत्व जो है बढ़ता चला गया। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके जो है बाद के शासकों जैसे उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावलियाँ से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में जो है अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासकों को परास्त किया। बाद में जो है ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार जो है विद्वानों से भरा था। ठीक है, जो ऐसा मतलब जो है विश्वास किया जाने लगा कि जो उनका दरबार था वो विद्वानों से भरा हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में जो है उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने जो है करीब 1400 साल पहले शासक किया। उनके दरबारी कवि जो है वाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जो है जीवनी हर्ष जो है चरित लिखी। इनमें से जो है हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा जो है बनने तक का वर्णन है। चीनी जो है तीर्थयात्री स्वयं शांग, जिनके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में देखा हुआ था कि वो कैसे भारत आए हुए थे, कैसे उन्होंने भारत में घूमने के लिए आए थे। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत उन्होंने वर्णन किया। जो उनको यहाँ पर अच्छा लगा, जो अलग लगा, वो उन्होंने जो है अपनी बुक में लिखा। आगे चलते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे छोटे बेटे थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके जो है बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब जो है बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और जो है बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता जो है अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने जो है नर्मदा नदी को पार कर जो है दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब जो है चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रस्तियाँ, इनके बारे में समझते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का जो है राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के जो है डेल्टा तक फैला था, जबकि जो है चालुक्यों का राज्य कृष्णा और जो है तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी जो है एहोल थी, ये ध्यान रखना। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? एहोल थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यह जो है एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था
धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ जो है कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का जो है अतिक्रमण करते थे। मुख्य जो है रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, क्योंकि जो राजधानियाँ होती थी उनका जो है मुख्य रूप से निशाना बनाते थे। जो है समृद्ध शहर थे, यानी कि जो ज़्यादा शक्तिशाली शहर होंगे उन्हीं पर जो है निशाना लगाया जाता था कि इसको जो है जीत लिया जाए। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राज्य मतलब राजा थे। उनके बारे में जो है हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा जो है रचित प्रस्ति से पता चलता है। अब पुलकेशिन द्वितीय के जो है दरबारी कवि कौन थे? रविकीर्ति, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें से उनके जो है पूर्वजों, खास तौर से जो है पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से जो है यह राज्य मिलता है। आगे चलते हैं। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना था कि इस पराजय के बाद हर्ष तथा हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे जो है कांचीपुरम की दीवार के पीछे जो है शरण लेनी पड़ी। पर जो है चालुक्यों की विजय आपातकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश जो है दुर्लभ होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः जो है राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, क्योंकि ये लोग आपस में ही लड़ते रहे। इसका जो है बेनिफिट किसने ले लिया? चोल वंशों ने ले लिया और उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन राजाओं का प्रशासन कैसे चलता था। पहले की राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए जो है बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए जो है कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पे समझते हैं। पहला पॉइंट है, कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का जो है पद पाते थे। जैसे कि कवि हरसेन अपने पिता की तरह जो है महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। अगला है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हर्षेड एक जो है महादंडनायक होने के साथ साथ जो है कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। अगला पॉइंट है, संभवतः जो है वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने प्रमुख व्यक्तियों का जो है बहुत बोलबाला था। इनमें जो है नगर श्रेणी यानी कि मुख्य जो है बेकर या फिर शहर का व्यापारी सार्थवाहक यानी जो है व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम जो है कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कैस्यथो यानी कि जो है लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कहा गया कि इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर जो है समय के साथ साथ इनमें से कुछ जो है व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना जो है स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। ठीक है, इतने ज़्यादा वो शक्तिशाली हो जाते थे। अब बात कर लेते हैं एक नए प्रकार की जो है सेना, इसके बारे में समझते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक जो है सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें जो है हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ से जो है सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक जो है सहायता दिया करते थे। इन जो है सेना नायकों को भी कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, क्योंकि जब काम पड़ता था तभी जो है मदद करते थे, तब इनको पैसे मिल जाते थे। बदले में जो है इनमें से कुछ को जो है भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे जो है सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही जो है वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति जो है सामंत कहलाते थे। ठीक है, सामंत किसको कहते थे? जिनको भूमि दान में दे दी जाती थी और उसी से वो कर वसूलते थे। वो जो सेना होती थी उसकी देख रेख के लिए उसको जो पैसे चाहिए होते थे वो देते थे। तो इन लोगों को क्या कहा जाता था? सामंत कहते थे। ठीक है, जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये जो है सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण के राज्यों में जो है सभाएं कैसी थी, इसके बारे में समझते हैं।
पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानिक जो है सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था जो है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए जो है सिंचाई, खेतीबाड़ी से जो है जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानिक मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन जो है इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ जो है उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। जो है नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः जो है इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से जो है बहुत सी स्थानीय सभाएं जो हैं शताब्दियों तक काम करती रही। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि उस जमाने में जो है आम लोग कैसे रहते थे, क्योंकि आम लोग भी थे, वो लोग मतलब जो नॉर्मल लोग होते वो कैसे रहते थे, इसके बारे में समझते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी जो है बहुत झलक हमें जो है नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। ठीक है, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार की जीवन के चित्रण के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। इन जो है नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका जो है सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी। इस नाटक में एक गरीब जो है मछुआरे के साथ जो है राजकर्मियों के जो है दुर्व्यवहार की बात कही गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। चीनी जो है तीर्थयात्री जो है फर्शियान एक जो है ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें जो है ऊंचे और जो है शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें जो है शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को जो है आगाह करने के लिए जो है ये जो है लकड़ी के एक छोटे एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग जो है सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ये लोग जब उस पर चोट मारते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि जो अछूत लोग हैं, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जिनको हम छू नहीं सकते, तो उनको पता हो जाता था, तो इसलिए वो अलग हो जाते थे और इन लोगों को ना ये छू पाए ना इनके संपर्क में आने से अपने आप को बचा लेते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जगह जो है बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा जो है सचिव चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि राजा की सेना। तो ये जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 9 था, जो कि पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें जो है पल्लव चालुक्य जो थे, समुद्रगुप्त थे, इनके बारे में हम लोगों ने देखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे जो है पूछ लिया जाएगा। इसलिए जो है 9 चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए PYQ क्वेश्चन जो होते हैं वो जो है NCERT से ही पूछे जाते हैं, पेपर 2 या फिर आपका पेपर 1 हो, क्योंकि सीटेट ने वेरीफाई कर रखा है NCERT को, और NCERT आप पढ़ेंगे तभी जाके क्वालिफाई हो पाएगा। इस बार का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा डाउन गया हुआ है। ठीक है, तो डेली 3 बजे और 5 बजे जो है ज्वाइन हो सकते हैं, हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। और सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो आप लोग डेली मेरे साथ ज्वाइन हुई। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे इंपॉर्टेंट PDF जो है आपको वहीं पे सारी मिल जाएंगी। तो ठीक है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।